सर से बात हुई थी। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है आपका प्लेन टेबल का नेक्स्ट पार्ट डील करने वाले हैं। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लेन टेबल के मेथड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये भी आपका लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से डिफिनीशन से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से, क्लियर है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, दैट इज़ मेथड ऑफ प्लेन टेबल। इसके मेथड कौन कौन से हो सकते हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। तो हेडिंग है दैट इज़ जो भी लेक्चर आपका हो, दिस इज़ प्लेन टेबल, दैट इज़ प्लेन टेबल सर्वे पार्ट 2, ठीक है। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने डील कर रखा है, पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्लेन टेबल। मेथड ऑफ प्लेन टेबल, मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे पता होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इनकी डिफिनीशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं कि कौन सा रेडिएशन मेथड होता है, कौन सा इंटरसेक्शन होता है, कहाँ पे किस मेथड की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मेथड है रेडिएशन मेथड। क्या नाम है इसका? दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन मेथड। दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड। तो हम लोग बात करने वाले हैं रेडिएशन मेथड के बारे में, हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। चल, तो सबसे पहले आ जाते हैं दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन मेथड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रेडिएशन मेथड के बारे में। इन दिस मेथड, पहला पॉइंट, इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं, ये सारे जो भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, ये एक एक पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक लाइन इसकी इम्पॉर्टेंट है। इन दिस मेथड इंस्ट्रूमेंट इज सेटअप, इंस्ट्रूमेंट is set up at a station, set at a station, and rays are drawn, यहाँ पे रेज को ड्रान किया जाता है, ठीक है। रेज आर ड्रान, जैसे आपकी सन रेज होती हैं, जैसे सन निकलता है तो उसकी जो रेज हमारी अर्थ के ऊपर गिरती हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ रेज होती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रेज। रेज आर ड्रान टू वेरियस stations which are to be plotted ठीक है, plotted, then the distance are cut, then the distances are cut on a suitable scale after actual measurement, अभी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन दिस मेथड इंस्ट्रूमेंट इज सेटअप एट अ स्टेशन, जहाँ जहाँ आपका स्टेशन होगा वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। देन वी ड्रान द वेरियस रेज स्टेशंस विच आर टू बी प्लॉटेड, और जोन से आपको उस स्टेशन से और अदर जो स्टेशंस हैं उनको अगर आपको प्लॉट करना होगा या उनको साइट करना होगा तो वहाँ से बहुत सारी रेज आपकी निकलेंगी। एंड द डिस्टेंसेस ऑन कट ऑन द सूटेबल स्केल, डिस्टेंसेस आपको सूटेबल स्केल पे कट करना पड़ेगा, कहाँ पे, पेपर पे, ठीक है। तो आप ग्राउंड पे मेजर करोगे, उसको प्लॉट कहाँ पे करोगे, आपको पेपर के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट बात आती है इट इज़ सुटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ। इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया, रेडिएशन मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया। ठीक है, चलो तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है इट इज़ suitable for small area and all the required stations are clearly visible एंड accessible, अच्छे से वो दिखाई पड़ने चाहिए और आसानी से वहाँ पे चेन का मेजरमेंट भी कर लिया जाए। एक्सेसिबल का मतलब आसानी से पहुँचा जा सके, ऐसा नहीं कि बीच में नदी है तो कैसे पहुँच पाओगे, तो आसानी से दिखाई भी पड़ जाए और आसानी से आप वहाँ पहुँच भी सको, ऐसे जगह के लिए रेडिएशन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ क्लियरली विजिबल एंड एक्सेसिबल एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच, दैट इज पहुंच, ठीक है, पहुंच फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आपका आ जाता है। नेक्स्ट मेथड है दैट इज ट्रावर्सिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं, लेकिन इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं, या पहले ट्रावर्सिंग को भी लिख लेते हैं साथ में, फिर डायग्राम एक साथ बता दें। दूसरा है ट्रावर्सिंग, ये प्लेन टेबल के मेथड हैं। एक तो रेडिएशन मेथड हो सकता है, दूसरा ट्रावर्सिंग हो सकता है। ठीक है, एक रेडिएशन हो सकता है, दूसरा ट्रावर्सिंग हो सकता है। This is the method which is same as compass, which is same as compass traverse, which is same as कंपास ट्रावर्स। ये एकदम सेम होता है जैसे कि आपने कंपास ट्रावर्स करते हो। कंपास ट्रावर्स में क्या करते थे, लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ एंगुलर मेजरमेंट भी करते हो, तो उसे ट्रावर्स बोलते हैं। तो दिस मेथड इज विच इज सेम एज कंपास ट्रावर्स आर थियोडोलाइट ट्रावर्स। Theodolite traverse in which details are collected from various instrument station, various instrument station। ठीक है, चल नेक्स्ट है दैट इज, अब डायग्राम को इसको थोड़ा सा एक बार क्लियरली हम मार्क कर देते हैं, दैट इज रेडिएशन मेथड को कैसे परफॉर्म करते हैं। सपोज दैट इज रेडिएशन मेथड का डायग्राम है, रेडिएशन मेथड। इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं। सपोज दैट कि आपका कोई एरिया इस तरीके से है, इरेगुलर शेप है, कोई फील्ड है जिसका सर्वे आपको करना है। ठीक है, किसी फील्ड का सर्वे करना है, तो सबसे पहले इसमें हम मार्किंग कर लेंगे अपने स्टेशंस को। सपोज दैट यहाँ पे कोई ए है, यहाँ पे कोई बी है, यहाँ पे कोई सी है, यहाँ पे कोई डी है, यहाँ पे मार्किंग ई कर लिया। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे स्टेशंस को यहाँ पे एफ को मार्क कर लिया। ठीक है, चल
तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लेते हैं। अब इनको देखो क्या है, ये स्टेशंस पता है, तो इनको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करो, इनको ज्वाइन कर लो। चेन सर्वे से इसको इस तरीके से जोड़ लेते हैं। इस तरीके से, ठीक। ये फील्ड पे मार्किंग्स हैं आपकी, क्लियर। अब आपको प्लेन टेबल के ऊपर दिखाना है, तो ये है सपोज दैट आपके पास में ये है प्लेन टेबल आपके पास, ठीक। ये प्लेन टेबल है और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनका रेडिएशन मेथड के थ्रू इनकी मार्किंग हम लोग कहाँ पे करेंगे, पेपर के ऊपर करेंगे। कहाँ पे करेंगे, पेपर के ऊपर। तो सपोज दैट कि आपने स्टेशंस को यहाँ पे अगर इस तरीके से आप देखोगे तो ये इसके सीध में आपका यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक। चल, तो इसमें इस तरीके से आपको मार्किंग करना पड़ेगा। तो देखो इसके इस तरीके से आप इधर मार्किंग करोगे, इस डायरेक्शन में आपका मार्किंग ये हो जाएगा। इस तरीके से आपका सेम डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। ये रेडिएशन मेथड से आपके रेज निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, रेडिएशन। अब जो ग्राउंड पे डिस्टेंसेस हैं उनका कुछ डिस्टेंस होगा, आपको कुछ स्केल मानोगे। तो सपोज दैट कि ग्राउंड पे ये सपोज दैट आपकी मान ले 50 मीटर है, ये 60 मीटर है, इस तरीके से पॉइंट्स आपके होंगे, ठीक है। अब आपको मान लेना सपोज दैट कि 1 सेंटीमीटर बराबर जैसे 1 मीटर के बराबर है, तो मान ले 50 मीटर है तो 5 सेंटीमीटर के बराबर कहाँ पे होगा, पेपर के ऊपर होगा। तो उसी के पैरेलल जैसे पॉइंट्स आपके कहाँ पे हैं, जैसे पॉइंट्स आपके ग्राउंड पे हैं, वैसे ही लाइंस आपकी कहाँ पे बनेंगी, पेपर के ऊपर बनेंगी, ठीक है। तो सेम बनेगी। देखिए इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो ये पेपर पे बनाओगे तो डॉट डॉट नहीं बनाओगे, ठीक है। ये आपकी थोड़ा सा डार्क लाइन्स रहेंगी। तो आप देखोगे तो ये डार्क लाइन आपको ये बनानी पड़ेगी, ये डार्क लाइन बनेगी आपकी, ये डार्क लाइन, ये डार्क लाइन, ये डार्क लाइन और ये डार्क, ठीक। अब आपके पास में जैसे सपोज दैट कि जो भी स्टेशंस हैं उनको आपको थोड़ा सा मार्किंग करना पड़ेगा। जैसे आपके पास में सपोज दैट जिस प्रकार से ये लाइन इसके पैरेलल है, सेम आपको पेपर पे भी उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो जैसे सपोज दैट ये इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। अब जितने सेंटीमीटर आपकी 50 मीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे बन जाएगा। फिर ये 60 का है तो 6 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, सेम उसके पैरेलल। फिर ये इस तरीके से लाइन है, तो इस लाइन पे आप आ जाओगे तो ये भी जितने मीटर की होगी बनानी पड़ेगी। फिर ये लाइन जितना है उसी के पैरेलल आपको ये मार्किंग करना पड़ेगा। फिर ये लाइन जितनी होगी उतना आपको ये बनाना पड़ेगा। फिर ये जितना है उसी के पैरेलल आपको ये मार्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम बन जाएगा। इनके नाम दे दो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। दैट्स क्लियर। चल, तो इनको बोला जाता है दिस इज कॉल्ड रेज, दिस इज कॉल्ड रेज, दिस इज कॉल्ड रेज। ये कहाँ पे है, ये आपका पेपर के ऊपर है। ये जो पॉइंट्स हैं ग्राउंड पे हैं। कहाँ पे हैं ये पॉइंट्स, कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो इसी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आपके पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, जिस प्रकार से आपके जो लाइंस हैं ग्राउंड पे होंगे, उसी के पैरेलल भी आपका यहाँ पे बनना चाहिए। तभी आपका प्लेन टेबल का एक्यूरेसी मानी जाएगी और करेक्ट माना जाएगा कि आपने जो भी ओरिएंटेशन किया वो सही आपने किया। तो इसको आप एक बार नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चल, अब आते हैं नेक्स्ट मेथड जो है इंटरसेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आपका रेडिएशन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो मेथड है वो इंटरसेक्शन है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं।
ये सारे मेथड की डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट सीधे एग्जाम में मिलेगा। ऐसे लिख देगा, फॉलो स्मॉल एरिया एंड ऑल द रिक्वायर्ड स्टेशंस आर क्लियरली विजिबल एंड एक्सेसिबल। बताओ कौन सा मेथड यूज़ करोगे, तो आपको रेडिएशन मेथड का यूज करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप इसको साइट कर रहे थे, अगर ये दिखाई नहीं पड़ेगा तो कैसे इसको प्लॉट कर पाओगे, कैसे इसको रेडिएशन के माध्यम से कि भाई ये लाइन इधर निकल के आएगी। तो आपको अच्छे से इसका पहुंच भी होनी चाहिए ताकि आप ये मेजर कर पाओ। अगर आप बता ही नहीं पा रहे हो कि 50 मीटर है तो कैसे इसके ऊपर प्लॉट कर पाओगे, तो इसलिए इनके लिए ज़रूरी है। क्लियर? चलो, तो रेडिएशन मेथड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। ट्रावर्स क्या होता है? दिस इज़ द मेथड सेम एज दैट ऑफ कंपास सर्वे, और जैसे ट्रावर्स बनता है वैसे ही आपका ये निकल के आता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट मेथड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरसेक्शन मेथड। तो नेक्स्ट हेडिंग बना दो। थर्ड वन इज पहला रेडिएशन, दूसरा ट्रावर्स, तीसरा इंटरसेक्शन। वो ऑप्शन में आपको ये भी बना सकता है कि कौन सा मेथड प्लेन टेबल का नहीं है या है, तो आपको सब पता होना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। दैट इज थर्ड वन इज इंटरसेक्शन मेथड। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन मेथड। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। इट इज़ इसको आल्सो कॉल्ड अ ग्राफिकल ट्रैंगुलेशन, इसको दूसरा नाम होता है ग्राफिकल ट्रैंगुलेशन, क्योंकि इसमें ट्रायंगल बनता है इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रैंगुलेशन, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है, इसको डील करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं कि कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अब देखो रेडिएशन मेथड आपको एसेसिबल पॉइंट्स और जो उसको आप साइटिंग अच्छे से कर सकते थे, एसेसिबल भी होना चाहिए और पॉइंट हमको विजिबल भी होने चाहिए। ये मेथड वहाँ पे लगेगा जो आपका इंटरसेक्शन मेथड है, जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, दिखाई तो पड़ेगा स्टेशन लेकिन हम पहुँच नहीं सकते। जैसे रिवर के उधर कोई पॉइंट है, हम रिवर के इस साइड खड़े हैं, रिवर के उस साइड में कोई पॉइंट है, तो आप चेन सर्वे तो कर नहीं पाओगे। तो जब मेजरमेंट ही नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए आपको ज़रूरत पड़ गई इंटरसेक्शन की। तो दिस मेथड, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर डायग्राम की मदद से समझा दूंगा। तो दिस मेथड आप लोकेटिंग a point on drawing sheet ठीक है। ड्राइंग शीट बाय इंटरसेक्शन आप टू रेज, दो रेज एक दूसरे को कट करती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया टू इंटरसेक्शन या टू रेज। दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज बोल दो या टू लाइंस बोल दो, टू रेज या लाइंस, ठीक है, लाइंस फ्रॉम द टू डिफरेंट स्टेशन, फ्रॉम द टू different stations, it is preferred when, कब इसको प्रेफर किया जाता है, it is preferred
व्हेन, इसको कब प्रेफर किया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, दैट इज पहला है डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन इज सो लार्ज, डिस्टेंस बिटवीन stations is too large, distance between the stations is too large, मतलब जो हमारे पास पॉइंट है ना स्टेशंस, वो बहुत दूरी पे हैं। स्टेशंस आर इनएक्सेसिबल, बट रेडिएशन मेथड में क्या होता था, एक्सेसिबल थे। दैट इज स्टेशंस आर inaccessible, ग्राउंड इज अंडुलेटिंग, ऊबड़ खाबड़ जगह है, इस तरीके से है, तब भी आप यूज़ कर पाओगे कौन सा मेथड, आपका इंटरसेक्शन मेथड। तो दैट इज ग्राउंड इज अंडुलेटिंग, ग्राउंड इज अंडुलेटिंग, ठीक है। चल, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्लियरली। चल, अब आगे बात करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधे पूछ लेगा, बोल देगा डिस्टेंसेस बिटवीन द स्टेशन इज टू लार्ज, स्टेशंस आर इनएक्सेसिबल, कौन सा मेथड यूज़ करोगे। तो इसके लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ आपका यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन मेथड। इसमें करते क्या हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें किया क्या जाता है, देखो सपोज दैट कि आपकी कोई, मान लिया ये कोई रिवर है, ठीक है, ये रिवर है और ये फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन से। सपोज दैट ये वेस्ट है और वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में आपकी कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक। आपका जो पॉइंट स्टेशन है वो रिवर के उस साइड में है, कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है। मान लेते हैं कि सपोज दैट कोई पॉइंट आपका यहाँ पे है, दैट इज़ ये तो आपको भाई पता ही होगा भी आपका स्टेशन कहाँ पे है, ठीक है। दैट इज़ इनएक्सेसिबल पॉइंट, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दैट इज़ इनएक्सेसिबल पॉइंट आर सो लार्ज, सो फार अवे, या ऐसा भी लिख दो, सो फार अवे, बहुत दूर हो तब के लिए ऐसा आप करोगे। दैट्स क्लियर। चल, तो इसको हमको करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इक्विपमेंट्स को या जो भी हमारा प्लेन टेबल होगा, हमारे पास दो पॉइंट चूज करेंगे, एक इधर कहीं चूज कर लेंगे, एक इधर कहीं चूज कर लेंगे, ठीक है। अगर मेरे को उस पॉइंट की लोकेशन बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई दो पॉइंट मानेंगे ए और बी, कहीं पे भी मान सकते हैं रिवर के इस साइड में। तो सपोज दैट मैंने एक पॉइंट आपको मान लिया, ये प्लेन टेबल सेट किया यहाँ पे, ठीक। मान लेते हैं दिस इज द स्टेशन ए, ठीक। स्टेशन ए पे आए, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम सेंटरिंग, लेवलिंग, फिर ओरिएंटेशन करोगे। तो वहाँ पे सबसे पहले वही सारा काम, सेंटरिंग, लेवलिंग, देन ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये हर जगह आपको करना पड़ेगा जैसे जैसे स्टेशन आपके बदलेंगे। तो देखो अगर ए स्टेशन आपका, दिस इज द स्टेशन ए, दिस इज स्टेशन ए, पहला काम क्या होना चाहिए, जो स्टेशन ए आपका कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, उसको सबसे पहला काम करो कि उसको लेके आओ पेपर पे। तो किससे मदद लोगे, जो आपका प्लम फॉर्क था, प्लम्बिंग फॉर्क जिसको बोलते हैं, उसकी मदद लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को सबसे पहले इस पे लेके आते हैं, दिस इज़ ए, तो ये आगे स्मॉल ए, ठीक। ए के बाद में हम लोग साइड करेंगे किसको, सबसे पहले सी पॉइंट को साइड करेंगे, ठीक। तो साइड करेंगे तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, यहाँ पे डैट डैश आएगी क्योंकि यहाँ पे कोई पेपर तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, दिस इज़। और यहाँ पे आप एक लाइन खींचोगे, थोड़ा सा इधर बना देता हूँ इस तरीके से। अब एक काम मैं कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको, अब उस लाइन को दोबारा बदल नहीं सकता ना, इसलिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा बड़ा बना लो प्लेन टेबल को इस तरीके से। ये पॉइंट आपका था यहाँ पे, इसको यहाँ बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सपोज दैट ये पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, दैट इज़ स्मॉल ए, ठीक। और ये कैपिटल ए इसके ग्राउंड के जस्ट नीचे है, ठीक है। मतलब स्मॉल ए के जस्ट नीचे क्या है ना, ट्रांसफरिंग द पेपर पॉइंट ऑन द ग्राउंड।
तो स्मॉल ए जस्ट इसके नीचे होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ स्मॉल ए मेरा यहाँ पे है तो इसके जस्ट नीचे आपका क्या होगा, कैपिटल ए होगा हमारा, ठीक है। चल अब क्या करते हैं, ए से ही हमने क्या किया, इसको साइड कर लिया, क्लियर। तो ए से जब हमने इसको साइड किया, इसको पॉइंट को नाम देते हैं सी डैश, ठीक है, इसको नाम दे दिया सी डैश, ठीक। हमने इसको साइड कर लिया, ठीक। फिर क्या करेंगे, ए से अब बी को साइड करेंगे, बी यहाँ पे हमारा है। सपोज दैट बी स्टेशन, ठीक है, दिस इज सपोज दैट बी आपका स्टेशन कहीं यहाँ पे है, तो बी आपका यहाँ पे आपने सहायता से फिर से वही सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन यहाँ पे भी करोगे। और यहाँ पे भी आपको सबसे पहला काम क्या होगा, इसको पहले जो भी पॉइंट आपका ग्राउंड पे है उसको कहाँ पे लेके आओ, पेपर पे लेके आओ। अच्छा, जब हम यहाँ पे लगाए थे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको भी साइड कर लिया था, किसको, बी को भी साइड कर लिया था। तो जब बी को साइड करोगे तो यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से ये साइटिंग आ जाएगी। तो दिस इज़ द बी पॉइंट, ठीक, बी पॉइंट। हमको ये तो पता होगा ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो हम इसको इसके ऊपर मार्क कर सकते हैं, ठीक। तो इसको साइड कर लेंगे, दैट इज़ बी पॉइंट्स, दैट इज़ बी। इसको साइड कर लेंगे हम लोग। ये रेज जो दिखाते हैं ना, ये साइटिंग का रेज होता है। फिर इस पॉइंट, फिर क्या करेंगे, बी पे आ जाओ, ए की कहानी ख़त्म। ए से इंस्ट्रूमेंट को उठाओ और आ जाओ बी पे। जब बी पे हम लोग आ गए तो बी पे फिर से वही प्रोसेस, बी से पहला साइटिंग आप करोगे उस पॉइंट को, किसको करोगे, सी पॉइंट को, ठीक है। तो बी से सी को करोगे तो इस लाइन को मैं मिला देता हूँ डॉट डॉट करते हुए, जहाँ पे भी मिल जाए, ठीक है, इसको मिलाऊंगा, दैट इज़ ये। इसके बाद में ये लाइन आपकी थोड़ा सा फिर से ज़्यादा एंगल पे आ गई तो उसको सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम एंगल पे लेके आऊँ, ठीक है। ये रेडिएशन मेथड की मदद से आपका आ जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे। फिर इसके बाद में ये डार्क लाइन आपकी आ जाएगी और इससे मीट करा दो, क्लियर। तो ये पॉइंट आ जाएगा सपोज दैट बी डैश, बी डैश, या इसका भी नाम आप ले लो, सी डैश कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डैश हो जाए क्योंकि इसको राइज कर रहे हैं, ठीक। चलो अब बात कर लेते हैं, या इसको ऐसा कर दो, इसको डबल डैश कर दो, सी डबल डैश कर दो, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, बी से ए को फिर से साइड करते हैं ताकि एक ही लाइन में आपका ओरिएंटेशन बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो ए बी लाइन, ए से बी को जब साइड किया था, बी से ए को फिर से साइड करेंगे। ये लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड करनी चाहिए, एक ही लाइन में आपकी आनी चाहिए, ठीक है। बनाने में थोड़ा भले डायग्राम इधर उधर हो जाए बट आपका लाइन सेम होना चाहिए, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बी और ए हो गया। अब जब आप इसको मिलाओगे, देखो सबसे पहले क्या होता है, आपने इसको साइड किया, कहीं पे कट कर मिलेगा जा करके कोई पॉइंट पे, ठीक। उसके बाद में यहाँ से जब साइड करोगे, यहाँ से साइड करो, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। अभी हमें सी के लोकेशन हमको बताना था, लेकिन हम किसकी मदद से निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन की मदद से। तो जहाँ पे हमको ये कट करेगा, इधर से एक बार साइड कर लो, एक बार इधर से साइड कर लो, ठीक। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा पॉइंट सी की क्या होगी, लोकेशन होगी, ठीक, क्लियर है। चलो, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, और बाकी चाहो तो इसको भी लोकेट कर सकते हो, दैट इज़ इसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप ए स्टेशन को, दैट इज़ ये सी आ जाएगा, दैट इज़ सी। इसको थोड़ा और अंदर मिलाओ, दैट इज़ इसको लोकेट करो आप इस तरीके से। अब सी से आपने क्या किया, दैट इज़ जो ए पॉइंट था, ए से आपने क्या किया, इसको साइड किया, और दैट इज़ ये पॉइंट आपका सी आ जाएगा, और दिस इज़ सी डैश, ठीक है, सी डैश। तो आप देखोगे कि आपको जो भी पॉइंट सी था ग्राउंड पे, उसके पॉइंट्स आपको मिल गए यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपका हो गया। जैसे यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल बनना है, सेम ये मेथड में यहाँ पे भी छोटा सा एक ट्रायंगल बनना है, इसलिए इस मेथड को ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं। देखो यहाँ पे इसने आल्सो कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड ट्रायंगुलेशन। तो यहाँ पे लिखा होगा दैट इज़ ड्राइंग शीट्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेशंस। तो दिस इज़ ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन, तो एक तरीके का ग्राफिकल है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहला काम, पॉइंट आपका वहाँ पे हमें पता नहीं कहाँ पे है, उधर साइड में उसकी लोकेशन ट्रेस करनी है आपको पेपर के ऊपर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लेन टेबल लगाओगे। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सेंटरिंग, फिर लेवलिंग, फिर ओरिएंटेशन। यहाँ से इसको पॉइंट को कर लोगे, कहीं ना कहीं तो जाएगा, ठीक, हमें पता नहीं कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक। चलो, तो इसको मार्क कर दिया सी डैश को, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डील करें,
फिर हमने क्या किया, इससे बी को भी साइड कर लिया, इस साइड में भी साइडिंग कर लिया, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को उठाया, यहाँ पे रखा, यहाँ से बी से इधर साइड किया, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब उसके बाद में फिर क्या किया, बी से ए को भी साइड कर लिया, इस साइड में भी साइड कर लिया हमने उसको, तो ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए से एक लाइन खींचेंगे इधर साइड में, इसके जस्ट पैरेलल ही, इसके जस्ट पैरेलल खींचेंगे, और जहाँ पे वो मीट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑन द पेपर, जो कि आपका ग्राउंड पे है। तो ये होता है आपका मेथड, ठीक है, क्लियर है। चल, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इसके बाद में आपका ये फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया। चल, क्लियर। तो आप ए से भी कर सकते थे, तो ये सी पॉइंट आपको तभी मिलेगा जब आप ए पे भी यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। जैसे आपने ए को वहाँ से साइड किया था, सेम यहाँ से भी आपको साइड करना पड़ेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, रिसेक्शन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि कैसे हम लोग इसमें जो है ना, किस कंडीशन में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपसे ये प्रोसेस नहीं पूछेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका इम्पॉर्टेंट ये है कि किस कंडीशन में ये मेथड अप्लाई किया जाता है। आपसे इसका प्रोसेस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसका कोई मतलब नहीं है। रही बात मेंस में, तो मेंस में इसके मेथड लिखने को आ सकते हैं। वहाँ पे ये पूछ लेगा कि कौन कौन से प्लेन टेबल के मेथड्स होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको सब समझाना पड़ेगा, रिसेक्शन, ये सारे मेथड्स आपको बताने पड़ेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रिसेक्शन, दैट इज, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, दैट इज रिसेक्शन। रिसेक्शन मेथड, दैट इज रिसेक्शन मेथड। नाम में लिखा है रिसेक्शनिंग, इसमें करते हैं, ठीक है, रिसेक्शन मेथड। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है, दैट इज रिसेक्शन इज द प्रोसेस, रिसेक्शन इज a process of determining location of station occupied by, ध्यान दीजिएगा, रिसेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है इंटरसेक्शन से। यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी पॉइंट हमारे पास में दो स्टेशंस थे, इनसे हमने सी की लोकेशन को बताया। अब की बार क्या है, रिसेक्शन है, इसका मतलब उसकी लोकेशन पता है, आपको स्टेशन के बारे में जानकारी लेनी है। तो इसमें हम वही करना है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन occupied by the plane table C। यहाँ कहीं पे भी आपको लोकेशन नोन है, दैट इज़ प्लेन टेबल C, वहाँ से आपको जो डिटरमिन करना है वो आपको बताना है क्या, स्टेशन से आपको स्टेशंस के बारे में जानकारी। मतलब आपको एक प्लेन टेबल पे C पॉइंट पता है, जैसे अभी आपको बताया था C नहीं पता था, अब की बार C पता है, और C से आपको बताने क्या है, A और B स्टेशंस बताने। तो इतना डिफरेंस है, तो दिस इज कॉल्ड रिसेक्शन। तो दैट इज कॉल्ड रिसेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, विद द
help of ground station A and B, ground station A and B, which are already plotted on the on the drawing sheet, जो कि आपके ऑलरेडी प्लॉट हैं कहाँ पे, ड्राइंग शीट H। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पेपर के ऊपर उन स्टेशंस की जानकारी है, लेकिन आपको उसको प्लॉट कहाँ पे करना है, मतलब उसको आपको दिखाना कहाँ पे, ग्राउंड पे दिखाना है। तो ये बात बोली जा रही है, रीसेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग लोकेशन ऑफ द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल C with the help of ground station A and B which are already plotted on the drawing sheet। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज सीट एज पॉइंट A and B, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सीट एज पॉइंट स्मॉल a एंड स्मॉल b, ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो सीट के ऊपर पॉइंट है स्मॉल a और स्मॉल b, और ग्राउंड पे पॉइंट जो होंगे वो कैपिटल A और कैपिटल B हो जाएंगे। ठीक है, चल पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी में नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। दैट इज if the orientation of plane table at C, if the orientation of plane table at station C is correct, comma, intersection of two rays समझ गए होगे आप, C से जो A की तरफ जा रही है और जो C से B की तरफ जाएगी उसे बोलते हैं टू रेज। दैट इज फ्रॉम A and B will give location of plane table station C। Therefore, now problem reduced to next point है, therefore now problem reduces to obtaining correct orientation at station C। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको वहाँ पे दे दी।
तो इसमें इस तरीके से जैसे आपके पास में रीसेक्शनिंग करोगे तो डायग्राम में बना देता हूँ। सपोज दैट ये कोई रिवर है, ठीक है, ये कोई रिवर है, ठीक है, रिवर है। आपको बताना क्या है, सी पॉइंट के बारे में बताना है कि सी कहाँ पे होगा, ठीक है। तो सपोज दैट आपने प्लेन टेबल, जैसे सपोज दैट आपके पास जो पॉइंट्स है दैट इज़ ए और बी, इस तरीके से, ठीक है। और सपोज दैट कि आपके पास में कहीं पे पॉइंट्स है सी, उसके लोकेशन के बारे में आपको बताना है। तो रीसेक्शन में जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है, सपोज दैट ये रिवर है, इसका फ्लो इस तरीके से हो रहा है, दैट इज़ ईस्ट के डायरेक्शन में। चलो क्लियर। यहाँ पे हमने अप्लाई किया अपना प्लेन टेबल और हमको यहाँ पे बताना है सी के बारे में, पेपर पे बताना है आपको, सी के बारे में पेपर के ऊपर बताना है। तो रीसेक्शन में आपको ये पॉइंट नोन है, दैट इज़ ए, दैट इज़ बी, ठीक है। तो उसी के बारे में बात हमको करना है। एक एक पॉइंट करके फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रीसेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन। क्या डिटरमाइन कर रहे हो, लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल एट सी। तो प्लेन टेबल एट जो सी है उसकी आपको लोकेशन बताना है विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड स्टेशन ए एंड बी। अब की बार आपके पास जो ग्राउंड स्टेशन है उसके बारे में जानकारी है, तो ये हो जाएंगे ग्राउंड स्टेशन। इससे आपको बताना क्या है कि जो प्लेन टेबल है सी पॉइंट कहीं पे है, मान लिया कहीं पे पॉइंट आपका इधर कहीं सी रहा होगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी, कोई पॉइंट यहाँ पे आपका सपोज दैट सी रहा होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, इस ए और बी पॉइंट से आपको रीसेक्शन करना है, तो आपको इधर से दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इधर से आपको साइटिंग करना पड़ेगा और इधर से करोगे, जहाँ पे वो मीट करें कुछ इस तरीके से आप देखोगे। दैट इज़, ये थोड़ा और बड़ा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलो इस पॉइंट को थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लो तो बेटर समझ में आएगा। ये है आपका प्लेन टेबल, इसी के ऊपर आपको पॉइंट की लोकेशन बताना है सी की, ठीक है। रीसेक्शन में पहले इंटरसेक्शन में स्टार्टिंग कहाँ से करते थे, ए और बी से करते थे। अब की बार ध्यान रखिएगा, ए और बी यहाँ पे आपको ग्राउंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो यहाँ से आपको बताना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। सपोज दैट इसको थोड़ा और इधर बढ़ा देता हूँ, दैट इज़ ए, दिस इज़ ग्राउंड पॉइंट, ग्राउंड स्टेशन, दिस इज़ ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, दैट इज़, इसको अगर आप साइड करते हो, दैट इज़, इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से आएगा, इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। चल, तो यहाँ पे अगर हम मार्किंग देखें, दैट इज़ थोड़ा सा, दैट इज़ यहाँ पे इसको आपको डार्क करना पड़ेगा। जहाँ पे रेस आप प्लॉट नहीं कर सकते वहाँ पे डॉट डॉट दिखाते हैं, और जहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं वहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाना होगा। तो ये आपकी लाइन आ जाएगी यहाँ पे, दिस इज़ द लाइन। अगर ये पॉइंट आपके ए और बी यहाँ पे हैं इस तरीके से, तो दिस इज़ द ए और बी, दिस इज़ द ए और बी, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और जहाँ पे ये इंटरसेक्शन करेगा मिलाने पे, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, जहाँ पे वो कट करेगा उस माध्यम से आपको पॉइंट सी की लोकेशन पता चल जाएगी। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चल, दिस इज सी डैश, और इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे आप प्लम्बिंग फॉर्क से क्या करोगे, अपने स्टेशन को प्राप्त कर लोगे। कैसे, देखो ये पॉइंट आया, इसके जस्ट नीचे जाओगे, जैसे पॉइंट सी पेपर पे यहाँ आ गया, प्लम्बिंग फॉर्क की मदद से उसको ट्रांसफ़र कर लोगे कहाँ पे, ग्राउंड में, तो आपको सी की लोकेशन क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो इस तरीके से सी आपका पता चल गया, क्लियर। तो ये होता है आपका रीसेक्शन। तो रीसेक्शन में भी आपको क्या है, पूछ लेगा एग्जाम में, रीसेक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो रीसेक्शन वहाँ पे यूज़ करते हैं जब आपको ग्राउंड स्टेशंस पता हो दो, और आपको तीसरा जो प्लेन टेबल है वहाँ पे बताना हो, तब के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, मेथड ऑफ रीसेक्शन के और कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेथड ऑफ रीसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, मेथड ऑफ रीसेक्शन।
नेक्स्ट बात करेंगे मेथड ऑफ रिसेक्शन के बारे में थोड़ा सा। चलो आगे डिस्कस करते हैं, दैट इज नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, दैट इज मेथड ऑफ रिसेक्शन। मेथड देखिए, अभी हमने प्लेन टेबल के मेथड की बात की तो उसमें बहुत मेथड आया, इंटरसेक्शन आया, ट्रावर्सिंग आया, ठीक है, रेडिएशन मेथड आया, रिसेक्शन आया, ये 4 मेथड थे। अब रिसेक्शन के भी कई मेथड्स हैं, रिसेक्शन के भी कई क्या है मेथड्स हैं। चलो तो इसमें हम लोग बात करते हैं रिसेक्शन की, ठीक है। चलो अब आ जाओ, दैट इज नेक्स्ट मेथड, दैट इज मेथड ऑफ रिसेक्शन। मेथड ऑफ रिसेक्शन, इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके नाम भी पता होना जरूरी है, ठीक है। मेथड ऑफ रिसेक्शन, पहला मेथड है बैक साइड मेथड, बैक रे मेथड। इसमें जो रेज होते हैं उनको बैक साइड लेके आते हैं, बैक रे मेथड। तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, चलो इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज्ड, ये मेथड कब यूज़ कर सकते हो, एक कंडीशन है जिसमें आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। दिस मेथड कैन बी यूज्ड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड only if plane table station C, plane table station capital C was already पहले से ही selected, ऑलरेडी सेलेक्टेड, पहले से ही सेलेक्ट किया जाता है, एंड अ रे हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन towards the station C, ठीक है, towards the station C, but exact position of station C, but exact position of station C, exact position of station C is not marked on the drawing sheet, ठीक है। तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द प्लेन टेबल स्टेशन सी वाज ऑलरेडी सेलेक्टेड, यह ऑलरेडी सेलेक्ट किया जाता है, एंड अ रे हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन, वहाँ से आपको क्या है कि कोई जो अदर स्टेशन आपका है वहाँ से आप क्या करते हो, रे को ड्रा करते हो, ठीक, टुवर्ड्स द स्टेशन से। कोई एक स्टेशन हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो, एक होना चाहिए, ठीक है। एक स्टेशन से रे को ड्रा करते हो किधर की तरफ, सी की तरफ, बट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ स्टेशन सी इज़ नॉट मार्क्ड ऑन द ड्राइंग शीट, एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम इसका बना सकते हो, दैट इज़ सपोज दैट, कुछ इस तरीके से मान लिया कि आपका यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, थोड़ा इस साइड में बनाता हूँ, इस तरीके से रिवर है, इस तरीके से, ठीक है।
और आपका कोई स्टेशन जो है सी से आपको काम करना है। यहाँ पे आपने प्लेन टेबल लगाया इस पॉइंट पे, ठीक है। चलो, तो ये है स्टेशन आपका, दैट इज़ ए, दैट इज़ ए। सबसे पहला काम इसको आपको मार्क करना पड़ेगा, दैट इज़ स्मॉल ए, ठीक है। चलो, ये आपकी कोई रिवर है, ठीक है, ये कोई रिवर है और आपने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है, दैट इज़, अब इसी चीज़ को जो भी आपने थ्योरी में बोला उसी को करना है। सी वाज ऑलरेडी सेलेक्टेड एंड रेज, सी आपने सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो सी को आपने क्या कर रखा है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है कहीं यहाँ पे, ठीक। फिर क्या करोगे, आपको यहाँ से साइड करना पड़ेगा, दैट इज़ दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ सी डैश। अब इसको आपको दैट इज़ साइड करना होगा, दैट इज़ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पॉइंट्स प्लेन टेबल आपको लगाना पड़ेगा, इसको थोड़ा मैं हटा रहा हूँ, दैट इज़ प्लेन टेबल, यहाँ पे भी अप्लाई करोगे इस तरीके से, यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चल, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी आपके जो भी पॉइंट निकल के आएंगे, जितना डायमेंशन आपका यहाँ पे है, ये आपको नोन लोकेशन है सी के बारे में, सी के बारे में आपको जानकारी है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आपका निकल के आएगा, दिस इज़, यहाँ पे आपका पॉइंट निकल गया सेम, दैट इज़ ए, ठीक। फिर ए से आप क्या करोगे, इधर की साइड में अगर कोई स्टेशन है, दिस इज़ बी, यहाँ पे कोई बी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेशन आपका बी है कोई, दिस इज़ द बी स्टेशन है, एक ही स्टेशन से काम चल जाएगा, ठीक है, बी से हमारा काम चल जाएगा। फिर ये तो आपको पता है, यहाँ से इसको भी मार्क कर सकते हो, तो दिस इज़ आल्सो मार्क, इस तरीके से आप इसके बारे में भी जानकारी, ये बी पॉइंट है, दिस इज़ बी पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जानकारी है, ये जो पॉइंट आएगा दिस इज़ ए और बी आ जाएगा, दिस इज़ बी बी, ठीक है। तो ए से डायरेक्टली आप सी की तरफ आराम से जा सकते हो, उसको साइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो भी मेथड्स आपको बताया, इंटरसेक्शन मेथड बताया, उससे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो दैट इज़ बैक रे मेथड होता है। एक बार आप यहाँ से इसको कर लो, फिर सी पे जा करके ए को साइड कर लो, इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए स्टेशन पे आपको क्या करना है, प्लेन टेबल को रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, वही सारी प्रोसेस जो भी आप सेंटरिंग लेवलिंग करते हो सब करना पड़ेगा। ए से साइड करो सी को, ठीक, सी को साइड करो। उसके बाद में ए से बी को भी साइड कर लो यहीं पे, ठीक। फिर जा करके सी पे इंस्ट्रूमेंट को रखो, सी से ए को साइड कर लो, बस इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो वही लिखा गया है, बट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ स्टेशन सी इज़ नॉट मेंशन, ठीक है, नॉट मार्क्ड, तो एग्जैक्ट हमको पता नहीं था। तो इस तरीके से दोनों जब एक दूसरे से जहाँ पे मिल जाएंगे वही पॉइंट आपका सी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट है 2 पॉइंट प्रॉब्लम। ये बहुत पूछा जाता है। इनके जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये मेथड्स हमारे हैं रिसेक्शन के, तो उनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ 2 पॉइंट प्रॉब्लम। देखिए इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछ लेता है कि जो रिसेक्शन है उसके मेथड कौन कौन से होते हैं। एक तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम होगा और दूसरा होता है 3 पॉइंट। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ जो हमारा रिसेक्शन का मेथड है, दैट इज़ 2 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है, लाइक फिगर 1। अभी डिस्कस किया था ना फिगर 1 में,
सेम 2 पॉइंट प्रॉब्लम, जो अभी डिस्कशन किया सेम वैसे ही होता है, ठीक है। 2 पॉइंट प्रॉब्लम, इसका मतलब ये हुआ कि हमको ग्राउंड पे 2 स्टेशन नोन होते हैं, फिर आपको तीसरे स्टेशन को निकालना होता है। तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज यूज टू लोकेट 2 पॉइंट प्रॉब्लम is used to locate position of plane table station C on the drawing sheet ठीक है। जैसे अभी प्रॉब्लम बताया था सेम, ऑन ड्राइंग शीट बाय ऑब्जर्विंग 2 well-defined stations, 2 well-defined station, that is कैपिटल A जो अभी बता चुका हूँ, एंड कैपिटल B। ये आपको वेल डिफाइंड स्टेशन आपको पता होना चाहिए, तब जा करके आप सी बता पाओगे। विच आर ऑलरेडी मार्क ऑन द ड्राइंग शीट, विच आर ऑलरेडी मार्क्ड ऑन द ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट पे आपके मार्क होने चाहिए एज पॉइंट ए एंड ड्राइंग शीट एज पॉइंट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है। चल, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट प्रॉब्लम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ 3 पॉइंट प्रॉब्लम। इन सब के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 2 पॉइंट प्रॉब्लम, किसके मेथड होते हैं, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ री सेक्शन के क्या है, ये मेथड्स हैं। नेक्स्ट है 3 पॉइंट प्रॉब्लम, दैट इज़ 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसका नाम पड़ गया 3 पॉइंट प्रॉब्लम। इट कंसिस्ट ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल, स्टेशन on the drawing sheet by observing 3 ground station, ग्राउंड स्टेशन, कुछ भी मान लो ग्राउंड स्टेशन, इसमें 3 स्टेशन होंगे, दैट इज मान लेते हैं A, B, C, ठीक है। A, B एंड C। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे 2 पॉइंट थे, अब 3 पॉइंट आपके आ जाएंगे। मतलब आपके पास 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके ग्राउंड पे हैं, उससे आपको प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। विच आर प्लॉटेड ऑन ड्राइंग शीट, उसको आपको प्लॉट करना कहाँ पे, ड्राइंग शीट पे, जो कि पॉइंट्स होंगे आपके A, स्मॉल b एंड C पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फिक्स पोजीशन ऑफ ग्राउंड स्टेशन पे, इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड। चलो आगे बात करते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड
that is it is required to fix position of ground। वहाँ पे अभी सी था, इस समय आपका पॉइंट पी आ गया, क्योंकि यहाँ पे ABC ऑलरेडी स्टेशन हो गए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया पी। तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू फिक्स पोजीशन ऑफ ग्राउंड स्टेशन दैट इज कैपिटल P ऑन द ड्राइंग शीट एज स्मॉल p। ठीक है, चलो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं, दैट इज़ इसी से रिलेटेड है, 3 पॉइंट के बारे में ही पूछता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो मैं लिख देता हूँ 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय सेवरल मेथड। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय सेवरल मेथड्स। ठीक है, पहला, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे कि आपको 3 पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। एक एक नाम लिखता हूँ। पहला है ग्राफिकल मेथड। ये आपसे सिर्फ कहाँ पे पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक, उसके बाद में अगर बात करूँ ट्रायल एंड एरर मेथड, नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों में। ठीक है, नाम इसके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्राफिकल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। नेक्स्ट निकल के आता है मैकेनिकल मेथड। इसका दूसरा नाम होता है ट्रेसिंग पेपर मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एनालिटिकल मेथड। कुछ एनालिटिकल मेथड भी होता है जिसमें मैथमेटिक्स काम करती है, दैट इज एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एनालिटिकल मेथड। लास्ट है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेथड। तो हमको जो ज़्यादातर फोकस करना है वो इन पे करना है, जिनके बारे में पढ़ना होता है। ये तो नाम जानना जरूरी है कि मैकेनिकल मेथड भी कुछ होता है। ध्यान रहे, मैकेनिकल मेथड तीसरे में आता है, मतलब आपका 3 पॉइंट प्रॉब्लम में आता है। ऐसा मत कर देना कि 2 पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, उसलिए सॉल्व करने के लिए आपके जो मेथड भी होते हैं वो थोड़ा भारी भरकम होते हैं। इस तरीके से आपको याद भी रहेगा। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में इतने मेथड नहीं होते जितने कि आपके 3 पॉइंट में रहते हैं। तो 3 पॉइंट वाले प्रॉब्लम में ज़्यादा पूछा जाता है। इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, जो ग्राफिकल मेथड इसका दूसरा नाम होता है, इसका नाम लिख देता हूँ यहीं पे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो मैं इसको मार्क ही कर देता हूँ।
इसका दूसरा नाम लिख लो, इसका ट्रायल एंड एरर मेथड का दूसरा नाम होता है लेहमान मेथड। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। और इसका दूसरा नाम होता है दिस इज बेसल्स सॉल्यूशन। ठीक है, दो नाम है, ग्राफिकल का बेसल सॉल्यूशन और इसका जो होता है ट्रायल एंड एरर मेथड का दैट इज़ लेहमान मेथड। तो अभी मैं इसके बारे में लिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे दैट इज़ चलो आ जाते हैं नेक्स्ट अपना दैट इज़ ग्राफिकल मेथड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हमें जानकारी रहेगी तो हम अच्छा क्वेश्चन कर जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जो ये मेथड्स हैं इनकी डिटेल नहीं पूछता है कभी भी। ठीक है, इनके बस नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे नाम ही पूछ लेता है। ऐसे पूछ लेगा 3 पॉइंट प्रॉब्लम के कौन कौन से नाम होते हैं, 4 ऑप्शन बना दिया आपके सामने और इनमें से पूछ ले इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप बताने के लिए एकदम से आपको पता तो है कम से कम कि भाई ट्रायल एंड एरर होता है, ग्राफिकल होता है, एनालिटिकल होता है। तो ये सारे मेथड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड, दैट इज ग्राफिकल मेथड। और इसका दूसरा जो नाम होता है दैट इज ग्राफिकल मेथड, इसे बोलते हैं बेसल सॉल्यूशन। तो इसमें हम लिख देते हैं देयर आर सेवरल ग्राफिकल मेथड, बट बहुत सारे होते हैं लेकिन हम यूज़ कौन सा करते हैं, देयर आर सेवरल ग्राफिकल मेथड, देयर आर सेवरल ग्राफिकल मेथड, सेवरल ग्राफिकल मेथड, बट बेसल्स सॉल्यूशंस, बेसल ने दिया था इसलिए इसका नाम पड़ गया बेसल सॉल्यूशन। बेसल सॉल्यूशंस इज कॉमनली यूज्ड, ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेगा कि बेसल क्या है, तो बेसल जो है आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो कॉमनली यूज्ड, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये आपको बस एक लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि ये ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है और दैट इज बेसल जो है आपका ग्राफिकल है। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, नाम में लिखा है ट्रायल एंड एरर मेथड। दिस मेथड इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन फील्ड। दिस method is very commonly used in field as it gives accurate
result, accurate result and less time consuming and less time consuming and less time consuming. ठीक है, तो दिस मेथड इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन फील्ड एंड इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट. सो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट है, दैट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लेहमान. दैट इज़ लेहमान्स, साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए इसका नाम पड़ गया लेहमान रूल. याद रखिएगा, ट्रायल एंड एरर का जो नाम होता है दैट इज़ लेहमान रूल. लेहमान रूल extremely useful extremely useful while making trials. Therefore this method also called as Lehman's method. In the trial and error method, next है, in the trial and error method, in the trial and error method, orientation is done by making a number of trials, that is number of ट्रायल्स. देखिए जितने ट्रायल लोगे उतनी एरर क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल द करेक्ट ओरिएंटेशन, टिल करेक्ट, जब तक आपकी करेक्ट ओरिएंटेशन ना आ जाए तब तक आप उसमें क्या करते रहो, एरर जो भी है ट्रायल्स लेते रहो. करेक्ट ओरिएंटेशन इज अचीव्ड, अचीव्ड. ठीक है, चल, तो इस तरीके से इसमें ट्रायंगल ऑफ एरर बनता है. ठीक है, ट्रायल एंड एरर में वही प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिससे 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, उसमें ट्रायंगल ऑफ एक एरर बनता है. क्लियर, क्या बनता है, ट्रायंगल ऑफ एरर बनता है. ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए. बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो ये है अपना टॉपिक पूरा, मतलब जो भी पूछा गया है. अब हम लोग देख लेते हैं एक बार में क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछे गए होंगे, थोड़ा सा आपको जानकारी होना ज़रूरी है. ठीक है, तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए. तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या ना लेहमान रूल लगता है, तो ध्यान रखिएगा. जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है ना, 3 पॉइंट प्रॉब्लम हम लोग जो अपने जो भी ग्राउंड पे पॉइंट्स हैं उनको अगर पेपर पे लाना होता है तो हम लोग उस पॉइंट को जब लोकेट करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि वो स्टेशंस आपके सेम एज इट इज़ ना आए, कुछ क्लोजिंग एरर रह जाती है. तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करते हैं. तो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है. उस ट्रायंगल को जितना छोटा कर पाओगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी. तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम में कौन सा यूज़ करते हैं, दैट इज़ लेहमान रूल. लेहमान, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेहमान्स रूल. ठीक है, इसमें ट्रायंगल ऑफ एरर बनता है, ट्रायंगल ऑफ एरर.
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब मैं एक बार क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। थ्योरी पार्ट तो मैंने कंप्लीट आपको कर दिया, ठीक है, थ्योरी पार्ट आपको जो था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। एक बार मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, जो भी थ्योरी पॉइंट थे, अब यहाँ पे मैं अभी आपका मेंस का एग्ज़ाम तो है नहीं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं, ठीक है। अच्छे से समझाने के लिए जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम है उसमें और 3 पॉइंट प्रॉब्लम है उसको ले करके यहाँ पे समझाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे वेस्ट होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में सिर्फ उसके नाम इम्पॉर्टेंट हैं अभी प्री के लिए। मेंस एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है तो थ्योरेटिकल है, अगर आप लिखने भी जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसको बनाने में डायग्राम बनाओगे, फिर उन पॉइंट्स को लोकेट करोगे, इतना टाइम एसएससी जेईई में नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ देते हो तो बेटर बैठेगा आपको, ठीक है। तो मेरी राय ये रहती है कि जैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि प्रोफेसर बनना आपको है, आपको एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है ये मुझे पता है। कौन सा पॉइंट यहाँ पे अभी अगर मैं 2-3 घंटा आपको पढ़ा दूँ तो आपका भी टाइम जाएगा, और आपको क्या टारगेट में पढ़ना चाहिए कि प्लेन टेबल से क्या क्वेश्चंस आते हैं उससे आप भटक जाओगे। इसलिए कोशिश ये करना है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। हाँ, ये मुझे पता है जितने पॉइंट्स आते हैं एग्ज़ाम में उतने मैंने लिखा दिए, कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ होगा। इसलिए प्लेन टेबल के में थ्योरेटिकल टॉपिक था, सारे थ्योरी पॉइंट क्लियर करा दे। अभी क्वेश्चन देख लेते थोड़ा बहुत है, ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, प्लेन टेबल है। क्या है, प्लेन टेबल। अब जैसे पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया है, एक्यूरेट सेंटरिंग करने के लिए, अब मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं लिखूँगा टाइम बर्बाद होगा। अभी क्लास हुई है, सब कुछ आपको पता है इसके बारे में। पहला ही क्वेश्चन ये पूछा है, मैं जो लिखने वाला होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन द प्लेन टेबल सर्वे। पहला ऑप्शन स्पिरिट लेवल, एलिडेट, प्लम्बिंग फॉर, ट्रफ कंपास। अब ये बताओ, सबका यूज़ तो पता होगा, स्पिरिट लेवल बताता है, उसके बाद में एलिडेट का काम क्या होता है, साइटिंग करते हो, मेजरमेंट करते हो। प्लम्बिंग फॉर का काम एक्यूरेट सेंटरिंग होता है, तो प्लम्बिंग फॉर का यूज़ करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेट सेंटरिंग करते हैं, तो ये सही है। ट्रफ कंपास से क्या करते हो, ट्रफ कंपास से हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में किधर, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर द मेथड ऑफ ओरिएंटेशन, ट्रावर्सिंग, रीसेक्शन एंड ओरिएंटेशन। रीसेक्शन का है, तो अभी आपको सारे मेथड ये पढ़ा रहा हूँ। रीसेक्शन के कौन कौन से मेथड थे, 5 मेथड मैंने बताए थे, ग्राफिकल, ओरिएंटेशन, एनालिटिकल बताया था, उसके अलावा और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको जो पढ़ने हैं, जो ट्रायल एंड एरर ध्यान रखना, और ग्राफिकल। तो पहला पूछा है 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम किसके हैं, रीसेक्शन के, ये मेथड है, सबसे पहले लिखवा दिया था आपको, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, ठीक है। चल, मैकेनिकल मेथड बताया था, तो जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम है उसके 3 मेथड होते हैं। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम के 3 मेथड, इसके 3 मेथड, एक तो लहमान, या इसको बोलते हैं लहमान बोलते हैं मेथड को, या ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। नेक्स्ट जो निकल के आता था, ट्रायल एंड एरर या लहमान मेथड, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेथड। हमको शुरुआत के 2 बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक तो ग्राफिकल, दूसरा ट्रायल एंड एरर मेथड। ग्राफिकल में बेसल सॉल्यूशन, ट्रायल एंड एरर में लहमान। 2 बातें बहुत दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, जैसे नाम से पहचान लो, सपोज दैट मैं बता देता हूँ। जैसे मान ले भूल जाते हो एग्ज़ाम में, तो कैसे याद रखना है। ट्रायल एंड एरर में मैंने क्या बताया था, लहमान नाम इसका होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लो, एल टी से याद कर सकते हो, ठीक है, LT से याद कर लो, लाइट से याद रखो। लहमान में क्या है, ट्रायल एंड एरर है, L फॉर लहमान, T फॉर जो भी है आप याद कर सकते हो, दैट इज़ लहमान, ठीक है। नेक्स्ट अगर आता था ग्राफिकल मेथड, उसमें बेसिकल आता था, तो GB याद कर लो ना, GB LT, इस तरीके से नहीं याद कर सकते हो, GB LT, ठीक। तो जिस तरीके से भी ट्रिक बनाना चाहो, मान ले भूल जाते हो तब की बात कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से GB LT याद रखना, G फॉर ग्राफिकल और B फॉर बेसल। तो ग्राफिकल के लिए बेसल, LT का मतलब लहमान फॉर ट्रायल एंड एरर। GBTL याद रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। GBTL। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ।
इसमें ज़्यादातर सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब कराने वाले हैं नहीं, सिर्फ बोल के बताने वाले हैं, लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके पास भी प्रीवियस ईयर बुक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है तीसरा, प्लॉटिंग ऑफ इनएसेसिबल पॉइंट। देखो नाम में लिखा है प्लॉटिंग ऑफ इनएसेसिबल, जहाँ पहुँच नहीं सकते, तो जहाँ पहुँच नहीं सकते वहाँ पे रेडिएशन तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए मैंने बताया था इंटरसेक्शन मेथड। तो प्लॉटिंग ऑफ इनएसेसिबल पॉइंट ऑन द प्लेन टेबल इज डन बाय इंटरसेक्शन, यस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट है द 2 पॉइंट एंड द 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर द मेथड ऑफ, तो मेथड ऑफ किसके थे, रीसेक्शन के थे, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसमें हम पीछे की तरफ अपने पॉइंट्स को लेके आते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है टू फिक्स अ प्लेन टेबल फ्रॉम द 3 नोन पॉइंट्स इफ गुड इफ मिडिल स्टेशन इज नियरेस्ट। ये क्वेश्चन एक पूछ रखा है, थोड़ा सा अलग करके पूछा है। द फिक्स ऑफ अ प्लेन टेबल फ्रॉम द 3 नोन पॉइंट्स, 3 नोन पॉइंट से कहाँ पे करोगे, जो मिडिल स्टेशन होगा उसके नियर करो तो बेटर रहता है, क्योंकि मिडिल स्टेशन से दोनों स्टेशन को साइड करना आसान होता है, इस वजह से इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये पूछा है, दैट इज़ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लेन टेबल, रिपीट हुआ क्वेश्चन है 2011 में। लोकेट द पोजीशन ऑफ इनएसेसिबल पॉइंट, जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है वहाँ पे कौन सा मेथड लगाते हो, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। तो वहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन मेथड लगाते हैं, और उसको मैंने ट्रायंगुलर डायग्राम बना के भी बताया था। बीच में एक रिवर बताया था, रिवर के बाद में कोई पॉइंट सी था और ए और बी से हमने उसको लोकेट किया था, तो ये भी आप कर ले जाओगे। ये रिपीट हो रहे बार बार क्वेश्चन है, और यहाँ से यही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज डिटेल्ड प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वे इज जनरली 1 बाई। डिटेल कहाँ से पता चलती, कौन मेथड से आपको पता चलता है। पहला है रीसेक्शन, दूसरा आपका दे रखा है ट्रावर्सिंग, तीसरा दे रखा है रेडिएशन। तो रेडिएशन मेथड से सारी डिटेल पता चलती है, क्योंकि रेडिएशन में जो ग्राउंड पे पॉइंट होता है वो आप पेपर पे प्लॉट कर लेते हो, जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होता है वो भी पता चल जाता है। अगर यहाँ लाइन आपकी परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे पेपर पे भी परपेंडिकुलर आती है, तो रेडिएशन मेथड में आपको सारी डिटेल पता चल जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बात कर रहा है दैट इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्ड लीस्ट ऑफिस वर्क। अब सिंपल है, अगर आपने फील्ड पे सर्वे किया है, जैसे हमने आपको क्या बताया था कि जो प्लेन टेबल सर्वे होता है उसको हम लोग कहाँ पे करते हैं, फील्ड पे करते हैं, तो वहाँ पे साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ हो जाती हैं, तो सारी कहानी वहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, पेपर के ऊपर ही आ जाती है, तो ऑफिस वर्क बचता ही नहीं है। तो प्लेन टेबल को हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा मेथड है जो साइटिंग भी हो जाती है और रीडिंग भी आ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन टेबल। ऑप्शन दिए थियोडोलाइट, टैकोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, प्लेन टेबल सर्विंग, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेन टेबल सर्विंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्शन मेथड इन प्लेन टेबल सर्विंग इज मोस्ट सूटेबल। कहाँ पे सूटेबल होता है, प्लेन्स में जो समतल मैदान है, फॉरेस्ट में, जंगल में, अर्बन एरियाज जहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन है, मकान बिल्डिंग्स हैं, हिली एरिया, हिली एरिया में इनएसेसिबल हो जाएगा, पॉइंट को साइट ही नहीं कर पाओगे, इसलिए हिली एरियाज में वैली है, नदी है, वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आते हैं, तो हिली एरियाज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडिएशन, इंटरसेक्शन एंड रीसेक्शन आर द, क्या है, कंपास सर्वेइंग टेक्निक है, गलत, कंपास का थोड़ी होता है। चेन सर्वे टेक्निक है, गलत। लेवलिंग टेक्निक ये भी नहीं हो सकता। तो रेडिएशन, इंटरसेक्शन और रीसेक्शन ये सारी कहानी किसकी है, प्लेन टेबल की कहानी है, अभी डिस्कस किया, आराम से बना ले जाओगे, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल, बोथ इंटरसेक्शन एंड रेडिएशन, इंटरसेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड, 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम से हम लोग क्या है कि अगर मेरे को 2 पॉइंट ग्राउंड पे पता है तो मैं उसकी लोकेशन बता सकता हूँ पेपर के ऊपर, ठीक है। चल, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, सारे क्वेश्चन लगभग आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसने ये पूछा है, एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज द मोस्ट लाइकली टू अकर इन द प्लेन टेबल सर्विंग। किस प्रकार की एरर ज़्यादा अकर होती है, तो पहला ऑप्शन बना है एरर इन साइटिंग, ना एरर इन साइटिंग तो होता ही नहीं है। एरर इन ओरिएंटेशन, एरर इन लेवलिंग, एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में भी दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है ओरिएंटेशन करने में। अगर आपने सही से स्टेशन को ओरिएंट नहीं किया तब आपको एरर इसमें आ सकती है, किसमें, प्लेन टेबल में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन अच्छा है, इफ द प्लेन टेबल इज नॉट हॉरिजॉन्टल, अगर आपकी प्लेन टेबल हॉरिजॉन्टल नहीं है,
इन अ डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल टू द एलिडेट आप यूज कर रहे हो, उसमें नहीं है तो द लाइन ऑफ साइड पैरेलल टू फिड्यूशियल एज। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आपको हॉरिजॉन्टल साइड में आएगी, वर्टिकल साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो आप हॉरिजॉन्टल साइटिंग कर रहे होगे वहाँ पे आपका अगर प्लेन टेबल नहीं है आसानी से तो आपका पॉइंट कहीं इधर उधर जा सकता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल साइटिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। एक दो और क्वेश्चन है उनको बता देता हूँ, कराने वाले नहीं थे इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके पास बुक होगी आप कर लीजिएगा, डाउट आता है तो व्हाट्सअप नंबर है ये आपके पास, आप सेंड कर सकते हो सर इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लम्बिंग फॉर्क। अब प्लम्बिंग फॉर्क का मतलब क्या होता है, एक तो ये काम होता है कि जो भी आपके पास में पॉइंट है कहाँ पे, पेपर के ऊपर, उसको ट्रांसफ़र करना हो ग्राउंड पे, एक तो ये काम होता है। दूसरा एक्यूरेट सेंटरिंग करने के लिए प्लम्बिंग फार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज फॉर सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल एकदम सही है, यूज लेवलिंग गलत, ओरिएंटेशन नहीं, साइटिंग नहीं। साइटिंग तो करते हैं किससे, आपको करते हैं एलिडेट से करते हैं, एलिडेट से करते हैं एलिडेट, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया। प्लम्ब ऑफ लाइन्स अप टू डिफरेंट प्लेसेस इन द प्लेन सर्वे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तो सही है। दो मान ले कहीं पे प्लेन सर्वे कर रहे हो तो दो प्लम्ब ऑफ लाइन्स आती हैं एक दूसरे जगह पे, आपस में पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 90 होगा, जैसे दो लाइन्स आपने बनाई, सपोज दैट एक प्लम्ब आप यहाँ पे लगा दे, ये एंगल आ गया, एक एंगल यहाँ पे आ गया, तो आपस में ये क्या होनी चाहिए, आपस में ये पैरेलल होनी चाहिए, ये आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ साइटिंग ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन टेबल सर्वे। अभी आपको बताया साइटिंग में एलिडेट का यूज़ करते हैं, किसका करते हैं, एलिडेट। ध्यान रखिएगा मैंने एलिडेट की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, एलिडेट होता है, वो टी जहाँ पे बनाया था उसको डी, जहाँ पे भी एलिडेट टी लिख गया था उसको डी कर लीजिएगा, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा, एलिडेट होता है, एलिडेट नहीं होता है, ठीक है। चल ऑप्शन में था क्लिनोमीटर, क्रॉस स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर। ये चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, और थ्योरेटिकल होता है, अगर आप एक लाइन पढ़े 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। तो ऐसे टॉपिक कंटूरिंग ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। करेक्ट ऑर्डर बताओ प्लेन टेबल की सेटिंग का। पहला ऑप्शन है सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन। हमको पहले से पता है पहला काम हमारा सेंटरिंग होना चाहिए, उसके बाद में लेवलिंग होना चाहिए, फिर हमारा ओरिएंटेशन, सबसे लास्ट में ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले सेंटरिंग, फिर लेवलिंग, उसके बाद में ओरिएंटेशन। याद कर लो CLO। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने मान लिया आपने पहले लेवलिंग कर ली, फ़र्क क्या पड़ेगा देखना। अगर मान लें पहले मैंने लेवलिंग कर लिया, एकदम ग्राउंड के पैरेलल कर दिया, ठीक, ग्राउंड के पैरेलल कर दिया, उसके बाद अगर सेंटरिंग करूंगा, अगर सेंटर नहीं आया तो प्लेन टेबल आपकी कहीं इधर उधर हो गई तो तब लेवल नहीं रह जाएगा। इसलिए पहले क्या करते हैं, सेंटरिंग कर लेते हैं। आपका इसका एक सेंटर डिसाइड हो गया, सेंटर डिसाइड होने के बाद फिर आप लेवलिंग करो आराम से, आप आराम से कर सकते हो। तो सेंटर पहले उसका डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सेंटरिंग इज डन फर्स्ट, सेंटरिंग के बाद लेवलिंग करो। आपका स्टेशन पहले चूज करना होगा, तो CLO से याद रखना, CLO। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़, एक और क्वेश्चन पूछा, ये बहुत पूछा जाता है सेंटरिंग लेवलिंग वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लम्ब ऑफ लाइन्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लेन्स इन जियोडेटिक सर्वे। अब देखो इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो प्लम्ब ऑफ लाइन्स होती हैं, देखो जैसे सपोज दैट जियोडेटिक है, जियोडेटिक का मतलब अर्थ का कर्वेचर आप इसमें शायद कंसीडर कर रहे हो। अर्थ का क्या कर रहे हो, देख तो प्लेन सर्वे था, प्लेन में तो आपको ये प्लेन मानना पड़ेगा, तब तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अगर आपने प्लम्ब ऑफ लगाया होगा तो ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। आपस में जो इनका एंगल है वो सेम है, 90 यहाँ पे भी रहेगा, 90 यहाँ पे। यहाँ पे जब आओगे दो प्लम्ब ऑफ लगाओगे, सपोज दैट एक प्लम्ब ऑफ आप यहाँ पे लगाओगे, दूसरा इसके 90 फिर से लगाओगे, तो दोनों सेंटर से पास होंगे, तो ये आपका प्लम्ब ऑफ हो जाएगा। तो आपने प्लम्ब ऑफ अगर लगाया है, दिस इज़ प्लम्ब ऑफ, दिस इज़ प्लम्ब ऑफ, दिस इज़ प्लम्ब ऑफ, प्लम्ब ऑफ, प्लम्ब लाइन बोल दो यार, प्लम्ब ऑफ बोल दो, ये आपस में इंटरसेक्ट करने चाहिए अर्थ के सेंटर पे, ठीक है। तो जियोडेटिक सर्वे अगर है तो दो प्लम्ब ऑफ एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे सेंटर पे, अगर वो प्लेन होंगे तो आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये जानकारी दे दी, तो ये करेक्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना सारी बहाने। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंडक्टिंग द रिसेक्शन मैथड। क्या काम होता है कि हम रिसेक्शन मैथड को परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंडक्टिंग रिसेक्शन मैथड इन प्लेन टेबल सर्वे। क्या मतलब होता है, पहला ऑप्शन
टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यस यही तो काम होता है। अगर मेरे को पॉइंट्स पता है पहले से और उससे हमको क्या है कि आपको स्टेशन पता करना होगी कि लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पता करना है, तो रिसेक्शन मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने बताया नहीं था आपका ये पॉइंट्स होता था, इससे आप इधर की तरफ में कहीं पे बीच में रिवर थी, इस तरीके से आप यहाँ पे बताते थे, ठीक है। तो वो वाला मेथड आपका रिसेक्शन आंसर। तो देखो क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं था, आप खुद से करिएगा, कोई दिक्कत आए तो बताइए। देखिए थ्योरी अगर अच्छे से क्लियर होती है तो हमें दिक्कत नहीं आती है, और थ्योरी अगर अच्छे से इसीलिए मैंने आपको सारे पॉइंट लिखवा दिए, ठीक है, सारे पॉइंट लिखवा दिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। सारे पॉइंट जब बार बार पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आज का आपका कंप्लीट हो गया प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।